मेरी पढ़ाई पूरी होते ही मेरी माँ को मेरी शादी की फिक्र लग गई और मेरा गैरों में रिश्ता कर दिया। वह कहने को तो गैर थे मगर अपनों से भी ज्यादा अपने निकले। हमारी तरफ से शादी को लेकर कोई खास तैयारी न थी, जिसकी सबसे बड़ी वजह मेरी यतीमी थी। कहने के तो 3 भाई थे मगर वह सिर्फ इतना कमाते हैं जितना वह अपनी बीवी बच्चों को खिला सकते हैं। इसी वजह से शायद मेरी माँ को मेरी शादी की फिक्र ज्यादा थी। वह मुझसे हमेशा कहती है, जितनी जल्दी तेरी शादी कर दूंगी उतना ही अच्छा है। अभी तो मैं जिंदा हूँ, जाने मेरे बाद तुम्हारा क्या होगा। हमारे तरफ से शादी की सारी रस्में सादगी से हुई, जबकि दूसरी तरफ से उन्होंने बड़ी धूमधाम से शादी की। मेरे ससुराल से लोग जब मेरा सामान लेके आए तो मेरी सास मुझे मेहंदी का जोड़ा और चूड़ियां भी दे गई। जिस दिन मुझे मेहंदी का जोड़ा मिला उसी दिन मेरे होने वाले पति ने मुझे कॉल की। उसने पहली बार मुझसे बात की और नमस्ते देते ही मेहंदी के जोड़े के बारे में पूछने लगे। उन्होंने पूछा, तुम्हें मेरी चॉइस कैसी लगी? उम्मीद है तुम्हें जोड़ा पसंद आया होगा। हमारी पहली बार बात हो रही थी। उससे बात करते वक्त मुझे शर्म भी आ रही थी, लेकिन मुझे यूं महसूस हो रहा था जैसे हम सदियों से एक दूसरे को जानते हैं। और शादी से 1 हफ्ता पहले तक हम लगातार रोज फोन पर बातें करते रहे। शादी की सारी रस्में बहुत अच्छे से हुई। बारात लेकर आए तो मेरी सब सहेलियां उन्हें देखकर दंग रह गई, क्योंकि वह प्यारा ही इतना था। उसे देखते ही मेरी सहेलियां मेरे करीब आकर मुझसे कहने लगी, नसीब हो तो तुम्हारे जैसा, इतना हैंडसम पति किसी किसी को ही नसीब होता है, वरना तो कोई मोटा, कोई सांवला, कोई गंजा मिलता है। यह कहते हुए वो हंस पड़ी और मैं भी मुस्कुराने लगी। मैंने भी अभी तक नीलेश को नहीं देखा था, मगर मैंने अपनी सहेलियों की नज़र से उसे देख लिया था। वो जिस तरह उसकी तारीफें कर रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे वह मेरे सामने ही बैठा है। दिल में अजीब सी खुशी और खौफ भी था। खुशी इस बात की थी कि अब मैं हमेशा हमेशा के लिए नीलेश के साथ रहूंगी और 1 हफ्ते में जो उसने मुझसे वादा किया था, इसी बिना पर अब मैं हमेशा हमेशा के लिए मायके का दुख भूल जाऊंगी। खौफ इस बात का था कि जिंदगी में आने वाली खुशियों को कहीं किसी की नजर ना लग जाए। जिस इंसान को खुशी कभी कभार ही मिले, उसे वह खुशी भी कहाँ रास आ सकती है। वह खुशी को गम महसूस करता है और उस खुशी में गम को ज्यादा तलाश करता है। शायद उसे अपनी किस्मत पर यकीन भी नहीं आता। ऐसा ही कुछ मेरे साथ हो रहा था। इस खुशी और खौफ के बीच फंसकर रह गई थी मैं कमरे में दुल्हन की स्टेज पर बैठी नीलेश का इंतजार कर रही थी। दिल की धड़कनें गुजरते वक्त के साथ तेज हो रही थी। नीलेश के साथ उसके बड़े भाई की भी शादी हुई थी। यूं हम 2 दुल्हन इस घर में आ गई। नीलेश के घर वालों ने अपना हर शौक शादी में पूरा किया, क्योंकि घर में वही आखिरी 2 बच्चे रह गए थे। बाकी सारे बच्चों की मेरे सास ससुर ने शादी कर दी थी। मेरी 3 ननद और 2 जेठ थे। थोड़ी देर में ही कमरे के दरवाजे पर दस्तक आई और नीलेश के कदमों की आहट सुनाई देने लगी। जैसे ही उसने मेरा घूंघट उठाया तो मैं उसे देखते ही हैरान रह गई। तभी मुझे मेरी सहेलियों की कही हुई बात याद आने लगी, क्योंकि नीलेश वाकई में बहुत हैंडसम था। आज मैंने उसे पहली बार देखा था। नीलेश की स्मार्टनेस सबको इसलिए ज्यादा बढ़कर लग रही थी क्योंकि वह अपने सारे भाई बहनों में सबसे अलग था। रंग में साफ और नक्शा निगार में किसी मुल्क का राजा लग रहा था। मगर कहते हैं, जो चीज इंसान की किस्मत में नहीं होता वह हमेशा खूबसूरत और चमकदार ही होता है। इसलिए उसका हुस्न हर एक की आंखों में चमक रहा था। अगली सुबह मुंह दिखाई वाली रस्म भी बहुत अच्छे से हुई। नीलेश ने मुझे मुंह दिखाई में सोने की अंगूठी दी थी। मैं जब अपनी जेठानी को देखी तो वह मुझे होशियार सी लगी, क्योंकि वह बहुत ही अजीब नजरों से मुझे देख रही थी। हालांकि वह भी मेरी तरह वहां पर नई नवेली दुल्हन ही थी, मगर उसके तेवर कुछ अलग ही लग रहे थे। वह मुझसे ऊपर से नीचे तक अपनी तीखी नजरों से आर पार कर रही थी। शायद वह अपने मुकाबले में मुझे देख रही थी। जाने वह क्या सोच रही थी। मेरी सास ने हम दोनों देवरानी जेठानी के कपड़े बिल्कुल एक जैसे ही बनवाए थे, ताकि हम दोनों में किसी को एतराज ना हो।
हाँ, मगर रंग में फर्क जरूर था। हम दोनों एक साथ बहुत खुश थे। मुझे तो अपनी किस्मत पर यकीन ही नहीं आ रहा था, जबकि मेरी माँ मुझे देख देख कर खुश हो रही थी कि उन्होंने अपनी बेटी की इतनी अच्छी जगह रिश्ता कर दिया। लेकिन कुछ ही दिनों में हमारी खुशी को नजर लग गई। अभी शादी को 1 हफ्ता भी नहीं गुजरा था कि अचानक से शाम के वक्त बात करते करते नीलेश बेहोश हो गए। यूं अचानक से वो बेहोश हुए तो मेरी चीख निकल गई, क्योंकि वह मेरे पास ही बैठे मुझसे बातें कर रहे थे। मेरे चीखने पर घर के बाकी लोग कमरे से निकलकर आ गए और नीलेश को बेहोश पाकर सभी रोने लगे। और फिर मेरे जेठ और ससुर ने जल्दी से नीलेश को उठाया और उसे होश में लाने लगे। कोई उसके चेहरे पर पानी छिड़कता तो कोई उसके पैरों के तलवे मिसलता, मगर उसे होश नहीं आ रहा था। जल्दी से वह नीलेश को लेकर बाइक पर ही डॉक्टर के पास गए। मेरा ससुराल शहर में था, इसलिए वह नीलेश को लेकर जल्दी से अस्पताल पहुंच गए। हम सब घर में बहुत परेशान थे। तकरीबन 1 से 1.5 घंटे बाद जब मेरे जेठ ने कॉल किया तो बताया कि नीलेश को होश आ गया है, जिसे सुनते ही जैसे मेरे जिस्म में दोबारा जान लौट आई थी। थोड़ी देर में वह नीलेश को लेकर घर आ गए थे। घर में आते ही मेरी सास जल्दी से आगे बढ़कर नीलेश को गले लगाकर तेज आवाज में रोने लगी और रोते हुए अपने बेटे का सर चूमकर कहने लगी, मेरे बेटे को किसकी नजर लग गई है, जबकि मैं अपने कमरे की दहलीज पर खड़ी नीलेश को देख रही थी। एक तो नई नई मोहब्बत और ऊपर से शादी के बंधन में बंधने के बाद होने वाली मोहब्बत बहुत ही मजबूत होती है, भले ही वह 1 दिन की हो या कई सालों की। और शादी के बाद एक औरत के लिए सबसे बढ़कर उसका पति ही होता है। उसके नाम से उसके चेहरे पर रौनक होती है और उसकी जिंदगी में हर तरफ खुशियां होती है। जब नीलेश ने मेरी तरफ देखा तो वहीं खड़ा मुझसे कहने लगा, पगली तुम क्यों रो रही हो, मैं अभी जिंदा हूँ। उसकी बात सुनते ही मैं भागकर चली आई, उसके सीने से लगकर रोने लगी। मुझे यह महसूस हो रहा था जैसे कोई मुझसे छीनने की कोशिश कर रहा है। रात को नीलेश जल्दी सो गया, जबकि मैं सारी रात ठीक से सो नहीं पाई। बार बार उठकर नीलेश को देखती रही कि सही से सोया है या नहीं। सुबह उठते ही मैं बड़ी बेचैनी से नीलेश को उठाई, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि वह ज्यादा देर तक सोए। मैं उससे बात करना चाहती थी। जान मुझे क्यों लग रहा था जैसे मेरे पास वक्त बहुत कम है। नीलेश के साथ बिताए हुए पल जाने क्यों इतनी तेजी से गुजर रहे थे। मेरी आवाज देने पर मुस्कुराते हुए मुझसे कहने लगे, मेरा यकीन करो मैं अभी जिंदा हूँ। यह सुनते ही मैं उसके बालों पर अपना हाथ रख दी और उससे कहने लगी, नीलेश आपको भगवान के वास्ते आइंदा से कभी भी ऐसी बात करनी चाहिए तो चाहे वह मजाक ही क्यों ना हो। जानते हैं आप, मेरी जान बसती है आप में। अगर आपको कुछ हो गया तो मैं मर जाऊंगी। नीलेश मुझसे मुस्कुराते हुए कहने लगे, मरे दुश्मन, तुम तो मेरी भोली भाली सी प्यारी सी बीबी हो। उस दिन एक पल के लिए भी मैं नीलेश को अलग नहीं हो पाई थी। हालांकि उस दिन से वह बिल्कुल ठीक थे, मगर मेरा दिल बहुत बेचैन था। रात को सोने से पहले नीलेश ने मुझसे कहा कि मेरे सर में दर्द हो रहा है। फिर मैं नीलेश से पूछी, आपको इस तरह का दर्द पहले भी होता था? परसों आपको क्या हो गया था? अचानक से आप बेहोश हो गए थे। मेरे सवालों का सिर्फ एक ही जवाब उन्होंने दिया कि मुझे पहले कभी ऐसा दर्द नहीं हुआ। यह कहते कहते दर्द की बेचैनी होने लगी और मुझसे अपनी दर्द भरी आवाज में कहने लगे, मेरे सर में बहुत दर्द है, मेरा सर दबा दो। बल्कि तुम ऐसा करो, मेरा ब्लड प्रेशर चेक करो। यह कहते ही वह फिर से आंखें बंद करने लगे। देखते ही देखते वह फिर से बेहोश हो गए। मैं उनका इस तरह से बेहोश होता देखकर मैं रोते हुए कमरे से बाहर भागी और अपनी सास को बुलाने लगी, यह कहते हुए कि नीलेश को फिर से कुछ हो गया है। मेरे शोर मचाने पर फिर से सब घर वाले इकट्ठा हो गए, अस्पताल में लेकर गए। मैंने बहुत कहा कि मैं भी साथ जाऊंगी, मगर किसी ने भी मेरी बात नहीं सुनी।
मेरी सास मुझसे कहने लगी, तुम्हें वह कहाँ लेकर जाएंगे, रात का वक्त है और वैसे भी यह मर्दों का काम है। मेरी सास ने मुझे बहुत ही बुरी तरह झटका था। मैं तो पहले ही नीलेश की हालत को देखकर बहुत टूट गई थी और सास के इस तरह के कहने पर मैं अपने कमरे में वापस आ गई। सर तकिए पर रहकर आंसू बहाने लगी। मैंने अपनी माँ को नीलेश की हालत के बारे में कुछ नहीं बताया था, क्योंकि मैं मेरी पहले ही गमों की मारी थी। वह तो शुरू से ही मुझसे देखकर यह कहती थी कि भगवान तुम्हारी किस्मत मेरी जैसी ना लिखे। मेरी माँ जवानी में ही विधवा हो गई थी। थोड़ी देर में ही जेठ का फोन आया और उन्होंने बताया नीलेश को होश आ चुका है, मगर इस बार डॉक्टर ने नीलेश का टेस्ट लिख दिया है। डॉक्टर ने कहा है कि नीलेश का तमाम टेस्ट जल्द से जल्द करनी होगी, इसलिए हमें आने में देर हो जाएगी। मुझे नीलेश की सेहत की बहुत फिक्र हो रही थी। मैं परेशान होते हुए अपनी मम्मी को कॉल कर ली। मम्मी को बताना भी जरूरी था, कहीं फिर ससुराल वाले कहेंगे कि ऐसे मौके पर कोई भी नीलेश की खैरियत मालूम करने के लिए नहीं आया। यही सोचते हुए जब मैंने मम्मी को कॉल किया तो मेरी माँ मेरी बात सुनते ही रोने लगी, यह कहते हुए कि भगवान तुम्हारी किस्मत मेरी जैसी ना लिखे। रात के करीब 11 बजे नीलेश को लेकर मेरे जेठ और ससुर घर आए तो वह बहुत परेशान थे। मैं बहुत बेचैन होते हुए जब उनसे रिपोर्ट के बारे में पूछी तो वह कहने लगे, रिपोर्ट 1-2 दिन में मिलेगा, मगर डॉक्टर ने कहा है कि खतरे की बात है। यह सुनते ही मेरी नई नवेली जेठानी मुंह बनाते हुए मेरी सास की तरफ देखते हुए कहने लगी, कुछ लोग के कदम बहुत ही मनहूस होते हैं, इनकी वजह से दूसरों की भी किस्मत में आने वाली खुशियां रुख मोड़ लेती है। शायद उसका दिल बहुत ज्यादा जला हुआ था, शायद इसी वजह से, क्योंकि उसकी भी अभी नई नई शादी हुई थी और कई अरमान थे, जैसे हर नई नवेली दुल्हन के होते हैं। और बातों में मेरी सास ने मेरी माँ भगवान के लिए मेरे हवाले से मनहूस कहते हुए अगले दिन मेरी माँ आ गई। वह मेरी माँ उनकर रोती रही और बातों में मेरी सास ने मेरी माँ मेरे हवाले से सुनकर बहुत जल्दी वहाँ से चली गई। बातें सुनाई, मेरी माँ उनकी बोझिल बातें सुनकर बहुत जल्दी वहाँ से चली गई। 2 दिन मैंने बहुत मुश्किल से गुजारा और हर वक्त भगवान से प्रार्थना करती रही कि नीलेश की रिपोर्ट बिल्कुल ठीक आए। रिपोर्ट के आते ही जैसे सभी घर वालों पर आसमान गिर पड़ा। रिपोर्ट के मुताबिक नीलेश को ब्रेन ट्यूमर था। मैंने रिपोर्ट को पढ़ते ही अपने आप को नीलेश की बीमारी की जिम्मेवार समझने लगी, क्योंकि नीलेश शादी से पहले बिल्कुल ठीक थे और एकदम से ब्रेन ट्यूमर हो गया, वह भी 3rd स्टेज में था। नीलेश की हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही थी। यूं तो घर वालों ने उसे एक से बढ़कर एक डॉक्टर को दिखाया, मगर हर बार ना उम्मीद लौट आए थे। फिर एक डॉक्टर ने थोड़ी उम्मीद दिखाई और उसने कहा कि ऑपरेशन के बाद नीलेश को ट्यूमर निकल दिया जाएगा, मगर इस ऑपरेशन के नतीजे में हो सकता है कि आंखों की रोशनी चली जाए या याददाश्त पे भी मसला हो सकता है। इसके अलावा जिस्म के किसी भी हिस्से पर असर हो सकता है, क्योंकि यह दिमाग का मामला है और ऑपरेशन करते वक्त कोई भी मसला पेश आ सकता है। कहने का मतलब यह है कि ऑपरेशन बेहद नाजुक और बड़ा है, मगर ऑपरेशन के अलावा हमारे पास कोई और चारा नहीं है। यूं ही नीलेश को डॉक्टर के पास लेकर फिरते फिरते 2 महीना गुजर गए। जिस दिन नीलेश का ऑपरेशन था उस दिन मेरी तबीयत बहुत खराब लग रही थी। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। मेरे सर में बहुत दर्द था और थकावट भी महसूस हो रही थी। पहले मैं समझी शायद टेंशन लेने की वजह से हो रहा है, मगर इस शाम मुझे उल्टियाँ आने लगी और मुझे शक हुआ कि शायद मैं पेट से हूँ। अभी मैं किसी डॉक्टर को भी नहीं दिखा सकती थी, इसलिए मैं खामोश रही। नीलेश का ऑपरेशन कामयाब हो गया था, मगर उसको अभी तक होश नहीं आया था। जब उसको होश आया तो वह सही से बोल नहीं पा रहा था। डॉक्टर से पूछा तो डॉक्टर ने बताया, आप खुशकिस्मत हैं कि ऑपरेशन ठीक हो गया, मगर पूरी तरह से ठीक होने में इनको वक्त लगेगा। आप लोगों को सब्र से काम लेना होगा। 1 हफ्ते तक नीलेश अस्पताल में एडमिट रहा। जब उसकी कुछ तबीयत संभली तो उसे घर लेकर आए। वह कमरा में मुझे अकेला पाकर मेरा हाथ पकड़ते हुए उसने कहने लगा, मुझे माफ कर दो,
मैं तुम्हें एक दिन भी खुश नहीं रख सका। मैंने तुमसे कितने वादे किए थे, मगर मैं अपना किया हुआ वादा एक भी नहीं निभा पाया। यह कहते हुए उसकी आंखें नम हो गई। मुझे उसकी यह बातें सुनकर बहुत रोना आ रहा था। फिर मैं अपने आप को मजबूत की, अगर मैं उसके सामने रो पड़ी तो वह हिम्मत हार बैठेगा, और वैसे भी वह इस हालत में है, उसे परेशान करना खतरनाक साबित हो सकता है। मैं मुस्कुराते हुए नीलेश को दिलासा देने लगी। मेरी माँ और मेरे भाई जब नीलेश की खबर लेने आए तो जाने मेरी सास को क्या हो गया। वह मेरी माँ से कहने लगी, आप अपनी बेटी को अपने साथ कुछ दिनों के लिए ले जाए। जब उन्होंने ऐसा कहा तो मैं उनकी बात समझ नहीं पाई। उन्होंने इस कदर सख्त लहजे से कहा था कि मेरी माँ वापस पलटकर कोई जवाब न दे सकी और ना ही पूछ पाई। मेरी सास मेरी माँ को अपना फैसला सुनाकर वहाँ से चली गई, जबकि मैं यह सुनते ही बहुत हैरान हुई। मैं नीलेश को इस हालत में कैसे छोड़कर जा सकती थी, मगर यह बात मेरे भाई ने भी सुन ली थी तो गुस्से में आया और जबरदस्ती मुझे वहाँ से लेकर आ गया। उन्होंने मुझे नीलेश से एक बार भी बात करने नहीं दी। मायके में आकर भला मुझे कहाँ चैन आने वाला था। मैं कई बार नीलेश को कॉल की, मगर नीलेश ने कॉल अटेंड नहीं की। वह कॉल अटेंड कर भी नहीं सकता था, क्योंकि मोबाइल डॉक्टर ने सख्ती से मना किया था कि ज़्यादा देर बात ना करे। जाने उन लोगों ने क्या कहा होगा। कुछ दिन मैंने बहुत मुश्किल से अपने मायके में गुजारे और फिर अपनी माँ से कहने लगी, आप भाई से कहें कि मुझे नीलेश के पास छोड़ आए। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ बहुत ही बुरा हो जाएगा। आप लोग यह सब कैसे कर सकते हैं? वह मेरा पति है, किसी को हक नहीं कि कोई मुझे उससे जुदा करे। मगर मेरी माँ मुझसे कहने लगी, तुम्हारी सास तुम्हें मनहूस समझ चुकी है और इसलिए उसने तुम्हें इधर भेजा है ताकि वह अपने बेटे का इलाज करवा सके। और अगर तुम इस बीच चली गई और नीलेश को कुछ हो गया तो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगी, और वैसे भी उनका बेटा है। सभी मेरे खिलाफ हो गए, यहाँ तक कि मेरी माँ भी। फिर मैं मजबूर होते हुए अपने ससुर को कॉल कर दी। 2 बार तो ससुर ने कॉल अटेंड नहीं की, मगर तीसरी बार उन्होंने कॉल उठाते हुए कहा, अब और तुम्हें क्या चाहिए? नीलेश इस दुनिया में नहीं रहा। यह सुनते ही मुझे होश नहीं रहा। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं उनसे क्या पूछूं और क्या बोलूं। सिर्फ मैं उनसे इतना बोली, यह कैसे हुआ और कब हुआ, क्योंकि मुझे माँ के घर में आए हुए सिर्फ 2 ही हफ्ते हुए थे। उन्होंने मेरे सवाल को सुनने के बाद कॉल काट दी और उसके बाद उन्होंने कभी मेरा कॉल अटेंड नहीं की। जब मैंने अपने घर में बताई तो घर में अजीब सा मातम छा गया। यह ऐसा मातम था जो मुझसे ज्यादा मेरे घर वालों ने मनाई, यानी अब वह सब मुझे मनहूस समझने लगे। मैं बहुत मुश्किल से अपनी माँ को मनाई और अपने ससुराल पहुंची। जबकि मेरे भाई इस बात पर सख्त नाराज थे। उन्होंने हमें बताना भी जरूरी नहीं समझा, और तू किस मुंह से उनके घर जाएगी। मगर मेरे दिल को चैन नहीं आ रहा था। जब मैं अपने ससुराल वाले घर में पहुंची तो वहां पर ताला लगा हुआ था, क्योंकि मैं वहां पर नई नवेली दुल्हन बनकर गई थी, इसलिए किसी पड़ोसी के बारे में भी कुछ नहीं जानती थी। मेरी माँ ने साथ वाली पड़ोसी से पूछा कि मेरे ससुराल वाले किधर है, तो उन्होंने बोला कि वह घर छोड़कर चले गए हैं। जब मेरी माँ ने नीलेश के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि हमें उसके बारे में कुछ नहीं मालूम। दूसरे पड़ोसी से पूछा तो उन्होंने कहा कि हम तो 1 हफ्ते पहले ही किराए के मकान पर आए हैं, तो हमें नीलेश के बारे में कुछ नहीं मालूम है। उनके घर वालों के बारे में मेरी माँ मुझे कोसते हुए वापस घर लेकर आई, यह कहते हुए कि वह तुमसे पीछा छुड़वाना चाहते थे और उन्होंने छुड़वा लिया, और अब नीलेश इस दुनिया में नहीं रहा। मेरी तबीयत दिन प्रतिदिन और बिगड़ती गई। मेरी हालत को देखते हुए मेरी भाभी मुझसे कहने लगी कि कहीं तुम पेट से तो नहीं। तुम्हारी हालत को देखते हुए मुझे शक हो रहा है। जबकि दूसरी भाभी बोली, हाय रब्बा, अब एक और जिम्मेदारी संभालनी पड़ेगी, जबकि अभी तक यह मालूम नहीं था कि मैं पेट से हूँ। खैर, उनके कहने पर मेरी माँ घर के एक नर्स को लेकर आई और उसने कहा कि मैं सच में पेट से हूँ।
बल्कि वो मुबारकबाद देते हुए कहने लगी कि खुशखबरी है। यह खबर सुनकर भी मुझे कोई खुशी नहीं हुई, क्योंकि इस बच्चे का बाप अब इस दुनिया में नहीं रहा। तो अब यह खुशखबरी किस काम की थी? सब मेरे बच्चे को इस दुनिया में आने से पहले ही बोझ समझने लगे थे। धीरे धीरे वक्त गुजरता रहा और वह दिन भी आ गया जिस दिन मैंने अपने बेटे को जन्म दिया। मेरा बेटा बिल्कुल नीलेश की तरह दिख रहा था। मैं अपने बेटे को गोद में लेकर आंसू बहाने लगी और नीलेश की मोहब्बत याद करने लगी, क्योंकि मेरा नीलेश के साथ कितना ही वक्त था, मगर मेरे साथ उसकी कुछ यादें ही मेरी जिंदगी गुजारने का जरिया बन गई थी। जब मैंने बेटे को जन्म दिया तो मेरे भाई मेरे माँ से कहने लगा, आप इसकी शादी कहीं और करवा दे, मगर मेरा दिल नहीं मानता था, क्योंकि मैं नीलेश को अपनी आंखों से नहीं देखी थी। मुझे यकीन था कि नीलेश जिंदा है। फिर दिल में यह भी सोचती कि अगर वह जिंदा है तो उसने कभी कॉल क्यों नहीं की, जबकि मेरा नंबर तो वही है। मैंने अपना फोन नंबर नहीं बदला था और हमारे घर के बारे में भी उसे मालूम था। मेरी नामार ने भी मुझ पर बहुत जोर दिया कि दूसरी शादी कर लो। मैं अपनी माँ से कहने लगी, मैं किसी स्कूल में नौकरी कर लूंगी और अपने बेटे को पालूंगी। मेरा बेटा मेरा पास है, मैं इसके सहारे जिंदगी गुजार लूंगी। धीरे धीरे वक्त गुजरता रहा और मैं स्कूल में नौकरी शुरू कर दी। बेटे को भी साथ ले जाती थी। जिंदगी तो गुजारनी थी। ऐसे ही दिन गुजरते रहे। ऐसे में मेरे बड़े भाई का ट्रांसफर हो गया। उनका ट्रांसफर दूसरे शहर में हुआ। मुझसे कहने लगे, तुम भी मेरे साथ चलो। मैं भी उनके साथ हो गई, क्योंकि मेरे दोनों छोटे भाई मुझे बिल्कुल भी नहीं पूछते थे, यह सोचते हुए कि बड़ा भाई है, कुछ तो ख्याल रखेगा। जबकि मेरी माँ वही पुराने घर में रही। मैं अपने बड़े भाई के साथ शहर में आ गई। मेरी कौन सी सरकारी नौकरी थी, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती थी। अब हम जिस शहर में आए वह शहर बहुत अच्छा था। यहाँ के लोग भी अच्छे थे। पुराने शहर में इतनी दर्द से भरी यादें थी कि वहाँ पर रहना अच्छा नहीं लग रहा था। इसलिए शहर में नए लोग अच्छे लगने लगे। नए शहर में हालात भी कुछ बेहतर हो गए। बेहतर ऐसा हुआ कि एक तो मेरी को टीचिंग में तजुर्बा था और दूसरा भाई के घर के पास ही एक प्राइवेट स्कूल था। मैंने वहाँ पर टीचिंग शुरू कर दी। स्कूल के मैडम बहुत ही अच्छी थी। मेरा बेटा भी बड़ा हो गया था। वह चौथी क्लास में पढ़ता था। मैडम मेरे बेटे से भी बहुत मोहब्बत करने लगी। जब उन्होंने मेरी आप बीती सुनी तो वह मुझसे और भी ज्यादा हमदर्दी करने लगी। सारा दिन स्कूल में पढ़ाती और घर में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती। दिन बहुत तेजी से गुजरने लगे, मगर इस बीच कोई भी ऐसा दिन नहीं गुजरा था जिस दिन मैं नीलेश को याद ना किया हो। मगर मेरे बेटा जब भी अपने पापा के बारे में पूछता तो मैं उसे यही कहती कि तुम्हारे पापा देश से बाहर हैं, बल्कि मैं उसे झूठ बोल रही थी। उसके जन्मदिन पर उसे अपनी तरफ से एक तोहफा दे देती और उस पर नीलेश का नाम लिख देती, यह कहते हुए कि यह तुम्हारे पापा ने बाहर से भेजा है। लेकिन अब वह बड़ा हो रहा था। वह अपने पिता की कमी को महसूस कर रहा था। स्कूल में टीचिंग करते हुए मुझे 5 साल गुजर गए और मेरा बेटा भी पहले से बड़ा हो गया था। इस बीच मैडम ने भी मुझे कई बार मशवरा दिया कि दूसरी शादी कर लूं, मगर मैं उससे हमेशा यही कहती कि मेरा दिल कहता है कि मेरा पति जिंदा है। एक दिन मैडम ने मुझे ऑफिस में बुलाया और मुझे शादी का कार्ड देते हुए कहने लगी, मेरी बेटी की शादी है, तुम्हें मेरी बेटी की शादी में जरूर आना है। क्योंकि मेरी मैडम से बात ज्यादा बनती थी, इस वजह से मैं उनको ना चाहते हुए भी मना नहीं कर पाई। शादी एक हफ्ते बाद की थी। मैं हमेशा की तरह बेवजह का लिबास पहने, उदास दिल लिए और झूठी मुस्कुराहट अपने चेहरे पर सजाए मैडम की बेटी की बारात वाले दिन पहुंच गई। जब बारात आई तो मैं वहां पर उस इंसान को देखी जिसका सदियों से मुझे इंतजार था। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था, मगर वह बाराती में खड़ा मुस्कुरा रहा था। शायद मेरे सामने खड़ा था। अचानक से जब उसकी नजर मुझ पर पड़ी तो उसका चेहरा उतर गया, जबकि मैं वहीं अपने बेटे के साथ खड़ी थी।
मुझे अपनी धड़कन बंद होती हुई महसूस हुई। आज मेरा दिल जीत गया था, वह दिल जिसने हमेशा मुझे यह उम्मीद जिंदा रखा था कि नीलेश जिंदा है। वह किसी मोड़ पर कभी न कभी मुझे जरूर मिलेगा, और आज मिल गया। मैं उस वक्त नीलेश से कुछ न कह पाई। शादी की सारी रस्म खत्म होने का इंतजार करने लगी। यह भी जानती थी जिस अंदाज में नीलेश ने मुझे देखा है, वह भी मुझसे जरूर बात करना चाहेगा। जैसे बाराती गई तो मैं अपने बेटे को अपने साथ लिए हॉल से बाहर निकल रही थी। वहां पर नीलेश हमारे इंतजार में ही खड़ा था। नीलेश को देखते ही मेरा दिल चाहा कि मैं उसका गिरोबान पकड़ूं और उससे पूछूं कि वह जिंदा था तो इतने अरसे कहाँ रहा। शादी के फंक्शन में मुझे मैडम से इतना तो मालूम हो चुका था कि नीलेश उनकी बेटी के ससुराल के तरफ से आया है, यानी मेरे जेठ के घर में मेरी मैडम की बेटी शादी करके गई थी। इसके पहले कि मैं नीलेश से कुछ पूछूं या फिर वह मुझसे कुछ पूछता, बहाने बनाते हुए मैंने अपने बेटे को वहां से जाने को कहा और खुद नीलेश से पूछने लगी, यह कहते हुए कि तुम तो बड़े बेवफा निकले। तुम तो जिंदा थे, मगर तुम्हारे घर वालों ने हमसे झूठ बोला और मैं तो बेवकूफ तुम्हारे मरने पर भी यकीन न कर पाई। इस उम्मीद के साथ अपनी सारी जवानी गुजार दी कि कभी तो तुम लौटोगे। जाने क्यों मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मेरा दिल सच कह रहा था। अगर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मेरी बात को बीच में काटते हुए नीलेश ने कहा, अपना ड्रामा खत्म करो। एक तो तुम मुझे इस हालत में छोड़कर अपने घर वालों के साथ चली गई और उल्टा मुझे ही कसूरवार ठहरा रही हो। फिर वह मुझसे कहने लगा, हाँ, जाने के बाद मुझे घर वालों ने बताया कि तुम घर पर यह कहकर गई कि तुम बीमार पति के साथ सारी जिंदगी गुजार नहीं सकती, और वैसे भी नीलेश की जिंदगी का क्या पता है, आज है तो कल नहीं। यह बोलकर तुम वहां से चली गई थी, जबकि मेरे घर वालों ने तुम्हारी बहुत मिन्नतें भी की थी। यह सुनते ही मैं नीलेश पर पूरी तरह फट पड़ी, क्योंकि वह जो भी बोल रहा था वह सब झूठ था। मैंने उसके लगाए गए तमाम इल्जामों को बस इतना कहकर जवाब दिया कि यह सब झूठ है, और अगर तुम लोग इतने सच्चे थे तो घर छोड़कर क्यों गए? नीलेश को पहले तो मुझ पर यकीन नहीं आया, फिर वह मुझसे कहने लगा, हाँ, हम वो घर छोड़कर गए थे क्योंकि हमें किसी ने बताया था कि मेरी बीमारी इस घर को छोड़ने से ही ठीक होगी, और वैसे भी बड़े भाई का इस शहर में ट्रांसफर हो गया था, इसलिए वह मुझे भी यहाँ लेकर आ गए। और वैसे भी मैं उस शहर में नहीं रहना चाहता था, क्योंकि उस शहर में, उस घर में तुमसे जुड़ी बहुत यादें आती थी। इतने में मेरे बेटे ने मुझे पीछे से आवाज दी। इतने में नीलेश कहने लगा, और तुमने दूसरी शादी भी कर ली, जबकि मैंने तुम्हें ना तो तलाक दी थी और ना ही मैं मरा था। तुम शादी कैसे कर सकती थी? मैंने अपने बेटे का हाथ पकड़ते हुए नीलेश के सामने खड़ा कर दिया और कहते हुए कि तुम्हारा ही बेटा है, इसको गौर से देखो, क्या यह तुम्हारे शक्ल का नहीं? नीलेश ने जब बेटे को तरफ देखा तो उसकी तरफ लपका और उसे गले से लगा लिया, क्योंकि सच में हमारा बेटा नीलेश की कॉपी था। फिर मैं वहां से अपने बेटे को अपने साथ लेकर आई, जबकि नीलेश इस बात की जिद करता रहा कि मेरे बेटे को उसके साथ जाने दूं और खुद भी उसके साथ जाऊं, पर मैं ऐसा नहीं करने वाली थी। इसके बाद कई बार नीलेश ने हमारे घर में जाकर माफी मांगी और यहाँ तक कि अपने घर वालों को भी हमारे घर लाया, मगर मैंने उसके साथ जाने से इनकार कर दिया, यह कहते हुए कि मैं मनहूस, बेवा जैसे शब्द सारी उम्र सुनती आई हूँ और मैं तो अपनी आखिरी सांस तक तुम्हारा इंतजार करने वाली थी, जबकि तुमने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। नीलेश मुझसे कहने लगा कि एक दो बार कोशिश की थी, मगर मैं उधर से आ गई थी, मगर मैं जानती थी कि वह यह सब झूठ कह रहा था, क्योंकि मेरे दोनों भाई दूसरे घर में ही रह रहे थे, और सबसे बढ़कर नीलेश ने मेरे पास फोन नंबर भी था। नीलेश ने दूसरी शादी कर ली थी और उनकी 3 बेटियां भी थी। वह सिर्फ मेरे तरफ इसलिए आ रहा था क्योंकि उसे बेटा चाहिए था। मेरा क्या है, आधी जिंदगी गुजर गई है और आधी बाकी है। भगवान ने मुझे बहुत मजबूत सहारा दिया है, मैं इसके सहारे जिंदगी गुजार लूंगी
और वैसे भी मनहूस थी। यही समझकर तुमने अपने घर वालों का साथ देते हुए मुझे छोड़ दिया। अब तुम अपनी जिंदगी जियो और मुझे भी जीने दो। मैं अपनी अधूरी मोहब्बत पूरा होने का इंतजार करती रही, मगर मेरी मोहब्बत हमेशा के लिए अधूरी रह गई। सारी हकीकत जानने के बाद मेरे बेटे ने अपने बाप का मुंह तक नहीं देखा, जबकि मैंने उससे कई बार कहा कि वह तुम्हारे पापा हैं, उनसे मिलते रहा करो, पर उसने मना कर दिया। मेरे बेटे ने मेरी तरफ देखी थी, इसलिए उसने मिलने जुलने से इनकार कर दिया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी आज की कहानी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।